बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी, पूरा सिस्टम। और ये जो ग्रोथ हुई है उसकी धीरे धीरे, वो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है इस बच्चे की। क्यों? सीजर आ रही है, लेकिन हमें तो पता नहीं था। पहले तो उसका डेवलपमेंट डिले था, जैसे कि आई कांटेक्ट है और आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का है। उनको पता है कि जब वो सेकेंड ग्रेड में जाता है बच्चा, तो वो कितना सिवियर हो जाता है। पर क्या उसमें ब्रेन एक्टिवेट होता है? पूरी तरह नहीं। एट्रोफी का मतलब होता है कि जहां पे कुछ सेल्स जो है वो डेड हो गए हैं और हम मूवमेंट की ट्रीटमेंट करते। देयर इज अ वेरी वास्ट डिफरेंस इन दैट। तो जब इसका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन में भी उसका सुधार आई है कि जो सेल्स हैं वो पूरे डेड हैं और एक के अंदर ऐसा है कि वो एक सेकेंड उसको पता चलने लगा कि कौन उसके मम्मी है, कौन पापा है। सो ऑल दिस इज पॉसिबल। मेरा नाम संजुक्ता साहू है। हम उड़ीसा से आई हूँ। यह हमारा फोर्थ सेट है। मेरा बेबी तो जब डिलीवरी हुई थी, मेरा सी सेक्शन हुआ था, सब ठीक ठाक था। लेकिन जन्म के तीसरे दिन उसको शुगर लेवल डाउन हो गया। तब से सीजर आ रही है, लेकिन हमें तो पता नहीं था। हमें 11 मंथ में पता चला उसके सीजर के बारे में। पहले तो उसका डेवलपमेंट डिले था, जैसे कि आई कांटेक्ट है और आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का है, समझ में है और चलना कर्लिंग करना सब नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं थे, डेवलपमेंट डिले थे। Hi, the case that we're discussing today is of Krishna Sahu and he's 2 years and 4 months. जब हमारे पास आया था कृष्णा, he was only 16 months, ठीक है। और अब जो है वो 2 साल का और 4 महीने का है। और ये जो ग्रोथ हुई है उसकी धीरे धीरे, वो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है इस बच्चे की। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास आया था तो एक तो उसके सीजर्स बहुत ज्यादा थे और दूसरी बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी। पूरा सिस्टम जो ब्रेन का था वो पूरा ऑलमोस्ट इट वाज कमिंग टू अ सेकेंड टू थर्ड डिग्री पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया। अब जो पेरेंट जानते हैं कि पीवीएल का असर क्या होता है, उनको पता है कि जब वो सेकेंड ग्रेड में जाता है बच्चा, तो वो कितना सिवियर हो जाता है। Okay, and it comes to GDD which is global developmental delay हो जाता है। पर उसमें भी सेकेंड ग्रेड होता है कि जहां पे बच्चे की सेंसरी इनपुट भी बंद हो जाती है और मोटर स्किल्स भी है वो धीरे 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 चला जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं बच्चे से, तो क्या होता है कि वी आर ओनली ट्यूनिंग इन टू द मस्क्यूलर न्यूरॉन्स, ओके, so which are the motor neurons, right? But that too, it does not stimulate certain areas of the brain if we are only using muscular movements of the child, ठीक है। तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ हम सिर्फ एक्सरसाइज करवा रहे हैं जहां पे हम मसल की मूवमेंट कर रहे हैं, पर क्या उसमें ब्रेन एक्टिवेट होता है? पूरी तरह नहीं। देयर आर सम चेंजेस इन द न्यूरोप्लास्टिसिटी, ओके, बट there is definitely no change in the increase of the tissues in the brain. तो ये समझने की जरूरत है कि कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी होती है कि जहां पे टिश्यूज जो होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, और कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं कि जहां पे सिर्फ मसल मूवमेंट जो है वो थोड़े से स्पैस्टिक ना होके मोर फ्लूइड होते हैं। Now that doesn't mean that there is a change in the brain. That doesn't mean that there's a growth in the tissues, और that doesn't mean कि जहां पे एट्रोफी हो गई है, एट्रोफी का मतलब होता है कि जहां पे कुछ सेल्स जो हैं वो डेड हो गए हैं, तो वहां पे ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चे की वो एट्रोफी की एरिया जो है उसके अंदर सेल्स जो है वो वापस रीजनरेट हो रहे हैं। there is a difference in the way जो हम लोग ब्रेन की ट्रीटमेंट करते हैं और हम मूवमेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। there is a very vast difference in that. तो जब इसका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो हमने शुरू किया था कि पीवीएल जो है उसका इंक्रीज ना हो, सेकेंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड तक इंक्रीज ना हो। सेकेंड जो उसको झटके आते थे, सीजर्स आते थे, उसके अंदर और बढ़ोतरी ना हो, बिकॉज व्हेन दैट इंक्रीजेस उसकी दवाइयां भी इंक्रीज होती है, और जो इंक्रीज मेडिसिन होती है वो क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं
उसको वो नम कर देता है। एंड व्हेन दैट हैपेंस ऑल द एक्टिविटीज इन द ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन। मैम के ट्रीटमेंट से उसका आई कांटेक्ट में सुधार आई है और आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन में भी उसका सुधार आई है। समझ में थोड़ा सा सुधार आई है और खुद उठकर बैठने लगी है। पेट में घिसक कर आगे भी जाता है, जब बैठता है तब भी वो आगे थोड़ा थोड़ा अभी जाता है। मम्मी पापा अभी तक तो समझ कर नहीं बोला है, लेकिन मम्मी बाबा बोलता है। आई कांटेक्ट तो नॉर्मल बच्चे से नहीं है, लेकिन पहले से ज्यादा सुधार है। हाँ, रेस्पॉन्स तो उसका अच्छा है अभी। और हर साउंड को उसे पता नहीं था, जब भी जो साउंड हो उसको पता नहीं था, वो अपनी दुनिया में रहता था। लेकिन अभी थोड़ा सा साउंड होता है तो उसे पता चल जाता है, यहाँ पर साउंड होता है, यहाँ पर साउंड होता है, उसे पता चल जाता है। सो इन दिस केस व्हाट वी डिड इज उसको स्टिमुलेशन जिस जिस एरिया के अंदर एमआरआई के अंदर डिफेक्ट आया है वो है पेरिटो ऑसिपिटल एरिया एंड अनदर ऑसिपिटल एरिया जो डायलेट हुआ है। तो एक एरिया है जो जिसके अंदर पूरा सेल्यूलर एरिया जो है, हम कहेंगे कि जो सेल्स हैं वो पूरे डेड है, और एक के अंदर ऐसा है कि वो एरिया डायलेट हो रहा है। डायलेट का मतलब होता है कि जब सिकुड़ जाता है, राइट। सो उसके विजन के अंदर प्रॉब्लम, उसको झटके आ रहे थे, उसके अंदर कोई भी बैलेंस नहीं था, देयर वाज नो ग्रोथ, देयर वाज नथिंग इन दिस चाइल्ड दैट वाज शोइंग इम्प्रूवमेंट। सो व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द फर्स्ट सेट इटसेल्फ, सेकंड सेट के अंदर उसके सीजर्स कंट्रोल्ड हो गए। सेकंड, उसकी मूवमेंट्स जो बॉडी के थे वो इंक्रीज हुए। सो वी वर्कड ऑन द सेंसरी एरियाज बिकॉज वो बच्चा अपनी एनवायरमेंट में एंगेज होने लगा। सेकंड, उसको पता चलने लगा कि कौन उसके मम्मी है, कौन पापा है, कौन उसको रोज टच करता है। तो ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे लोग हैं। सो अगेन दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डेवलप, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ ह्यूमन। एज अ कॉन्शियसनेस जब हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है तो वो कब इंक्रीज होती है? जब हम पेन फील करते हैं, जब हम हर टाइप के इमोशंस फील करते हैं। नाउ व्हेन दिस चाइल्ड स्टार्टेड फीलिंग द इमोशंस, उसके ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आने लगे। इवन फ्रॉम द फर्स्ट एमआरआई टू सेकेंड एमआरआई के अंदर उसके अंदर चेंजेस थे। उसकी ग्रोथ हुई, उसके बोलना शुरू हो गया। ही स्टार्टेड सेइंग मम्मा, पापा एंड ऑल दैट विद इन जस्ट 6 months। सो 2 सेट के अंदर उसको काफी अच्छे अच्छे चेंजेस आने लगे। एंड यू विल बी एबल टू सी कि जहां पे पहले उसको हियरिंग लॉस था, हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस था, विद इन द सेकेंड सेट ऑफ ट्रीटमेंट उसका वो जब हमने वी डिड अ बेरा टेस्ट अगेन इन ASSR टेस्ट अगेन, उसका हियरिंग नॉर्मल हो गया। ओके, नॉर्मली दीज काइंड ऑफ थिंग्स डॉक्टर्स डू से ये लाइफ लॉन्ग रहता है, पर अगर सही ट्रीटमेंट होता है तो नेचुरली इस एज के अंदर वो बच्चा खुद ही रिकंस्ट्रक्ट होने लगता है। द सेल स्टार्ट्स रीजनरेटिंग। सो ऑल दिस इज पॉसिबल। विजन वापस आ सकता है अगर उसके डैमेज, स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो। ओके, हियरिंग का भी वापस आ सकता है, अगेन स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो। ओके, डायलेशन होता है तो डायलेशन को हम फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ दीज अमेजिंग थिंग्स हैव कम, जहां पे बच्चा खड़ा भी हो रहा है, बैठ रहा है, बैलेंस कर रहा है, अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, आजू बाजू की चीजें जो हो रही है उसको पसंद नापसंद कर रहा है, खाने को पसंद कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा है। सो हमारे लिए, आपके लिए ये चीजें बहुत छोटी छोटी माइनर लगती है, पर जो बच्चा पहले कुछ भी महसूस नहीं कर पाता था, आज वो पूरी दुनिया को एहसास कर रहा है, वो चीजें समझ रहा है। व्हाट इज लव, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग, वो इमोशंस, मदर के इमोशंस को समझ रहा है। इफ शी इज सैड, इफ शी इज हैप्पी, ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ मैं ये यहाँ पे वापस आया हूँ एक ही जगह पे। ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज द फेसेस। और ये कोई छोटी बात नहीं है फॉर अ चाइल्ड ऑफ 2 months who was not able to do anything. So I am sure that you are going to enjoy the journey of Krishna, क्योंकि अभी वो 3rd set में है, तो बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं। थैंक यू। सब अच्छी है, मदद करती है, जब भी जो भी पूछना है मदद करती है सब। हाँ, खुशी तो हो रही है इसलिए तो हम 3 महीने के बाद हर तरह आते हुए मैडम के पास। जी, हर एक बार तो ट्रीटमेंट से हमारा मतलब
मदद मिलता ही है, इम्प्रूवमेंट होता ही है। तो फिर ऑब्वियसली हम ये जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होता है हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसे आएंगे और इम्प्रूव होगा। आइडिया आसी बहुत भल लगिला। तो ट्रिटमेंट पूरा अलग टाइप रो ए टाइप रो तुम के देखि नथिली। तो ए ट्रिटमेंट रो हमर बहुत किसी माने इम्प्रूवमेंट भी होची। तो सेटा जो हम बहुत खुशी।